तो अगर आपको यहाँ पे 17,057 रुपये की सैलरी कम लग रही है तो एक बार उन कर्मी के बारे में सोचिए जो कि प्राइवेट संस्थान के द्वारा वर्क करते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही या फिर ऑफिस वर्क। वैसे तो मुझे यहाँ पे यकीन है जितने भी 7,311 कैंडिडेट हैं बेल्ट्रॉन के लिए चयनित, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है और काफ़ी अच्छे स्किल है उनके। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जॉब्स वाले नोटिफिकेशन में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे बिहार बेल्ट्रॉन डीओ के न्यू अपडेट्स के बारे में। तो क्या नई अपडेट निकल के आई है उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट बार बार कॉमेंट्स करते रहते हैं, सर मेरा जो सीरियल नंबर है वो 6,000 के पार है, मेरा सीरियल नंबर 4,000 के पार है, मतलब ऐसे करके कॉमेंट्स काफ़ी सारे आते रहते हैं। अब सीरियल नंबर के साथ ये भी बताते हैं जो आप EWS से आते हैं, आप जनरल कैंडिडेट से आते हैं, साथ ही आप SC ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, तो ये भी बताते हैं। और आप बार बार पूछते रहते हैं सर मेरा ज्वाइनिंग कब होगा, मेरा ज्वाइनिंग कब होगा। तो इसके रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसके रिलेटेड हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 6,000 है या फिर 4,000 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब 7,311वां कैंडिडेट तक का ज्वाइनिंग होगा। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए आगे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्वाइनिंग के लिए उर्मिला की तरफ से जो योगदान पत्र जारी कर दिया गया है उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। क्या ऑफिशियल लेटर है वो भी हम लोग देखेंगे। ऑल कंफ्यूजन आप लोग का क्लियर होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जितनी वैकेंसियां निकाली जाती है उसके बारे में डिटेल से नोटिफिकेशन दिया जाता है। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम का लिंक है, आप हमें चाहे तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी छोटी छोटी अपडेट्स ऐसे होते हैं जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के आप लोग को अपडेट नहीं कर पाता हूँ। तो वो अपडेट आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, साथ ही इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आप दोनों जगह ही हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल लेटर के बारे में, जो क्या ऑफिशियल लेटर निकल के आया था। वैसे तो आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट को ये ऑफिशियल लेटर के बारे में भी डिटेल्स पता चल गया होगा, लेकिन चलिए आज के इस वीडियो में उस ऑफिशियल लेटर के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही डिटेल से समझेंगे जो क्या उसमें बताई गई। तो चलिए देखते हैं। ये जो लेटर है 28 जनवरी को ही टाइप किया गया था। ऑफिशियल लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर, वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो उसके बारे में चलिए हम लोग बात करेंगे डिटेल से, जो क्या इसमें नई नोटिस दी गई है। इसे सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियमित प्राश्रमिक पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा संविदा उपलब्ध कराने जाने के संबंध में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर के ज्वाइनिंग रिलेटेड ये लेटर यहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ पे आप लोग को ये डिटेल्स दिया गया है बेल्ट्रॉन के बारे में। साथ ही यहाँ पे वो कैंडिडेट का डिटेल्स दिया गया है जिसको मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। आगे स्क्रॉल करेंगे तो जैसा कि यहाँ पे कुछ सेवा शर्तें दी गई है, उस शर्त के हिसाब से ही आप लोग का ज्वाइनिंग होने वाला है। तो क्या शर्तें दी गई है तो एक बार हम लोग ध्यान से पढ़ ले। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर निगम बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है। मतलब कि आप में से जितने भी कैंडिडेट है वो बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है और न ही ये सरकारी कर्मी है और न ही आप सरकारी कर्मी है। आप जो कर्मी है इन कर्मियों का संबंध चयनित सर्विस प्रोवाइडर से, और वो सर्विस प्रोवाइडर अभी उर्मिला है। तो आपका संबंध उर्मिला से है। तो आगे यहाँ पे बताया जा रहा है इनकी EPF तथा ESI आदि वैधानिक कटौतियों तथा सभी प्रभावी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की होगी। तो जो भी जिम्मेदारी है वो सर्विस प्रोवाइडर की होने वाली है और आपका संबंध सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर से है। चलिए ये आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। आगे बताया जा रहा है उक्त कर्मियों के आचरण एवं कर्तव्य निष्ठा के अनुश्रवण की जिम्मेदारी अधियाची कार्यालय की होगी। किसी भी प्रकार के दुराचरण, कर्तव्यहीन, असक्षमता आदि की स्थिति में इन्हें किसी भी समय कार्य मुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है किसी भी तरह का आप दुर्व्यवहार करते हैं, कर्तव्यहीनता मतलब कार्य में कमी करते हैं, या फिर अक्षमता मतलब अगर आपको क्षमता नहीं है वो कार्य करने का, तो इस स्थिति में आपको किसी भी समय कार्य मुक्त किया जा सकता है, मतलब आपको कार्य से निकाल सकता है। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है, आपको बहुत ही मेहनत से काम करना होगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है तीसरा नंबर पॉइंट्स में ये बताया जा रहा है, यदि निगम बेल्ट्रॉन के द्वारा किसी सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त की जाती है तो उक्त कर्मी की सेवा उसी तिथि को स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बेल्ट्रॉन अन्य सर्विस प्रोवाइडर से उक्त प्रकार के कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने की पूर्ण प्रयास करेगी। मतलब उसकी तरफ से जो आपकी सेवा मुक्त की जाती है तो उक्त कर्मी की सेवा उसी तिथि को स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, मतलब आपकी सेवा उसी डेट को आप समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बेल्ट्रॉन अन्य सर्विस प्रोवाइडर से उक्त प्रकार के कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने की पूर्ण प्रयास करेगी, मतलब आपको बेल्ट्रॉन फिर से किसी और सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से आपको सेवा प्राप्त करवाने की
पूर्ण कोशिश करेगी। चौथा नंबर पॉइंट्स में बताया जा रहा है जो पेमेंट के बारे में है, वो पेमेंट आप लोग को जिस विभाग में भी आप वर्क कर रहे होंगे तो उस विभाग से पेमेंट पहले आपको सर्विस प्रोवाइडर को मिलेगा, फिर सर्विस प्रोवाइडर से आपको पेमेंट मिलेगा। आगे हम लोग बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो आप लोग की जो नई सैलरी क्या होने वाली है, तो जैसा कि पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था, जो पिछला सैलरी था वो 17,000 रुपये के आसपास था, मतलब इससे पहले जो ज्वाइनिंग हो रही थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। लेकिन अब जो अनुमान लगाया जा रहा था सैलरी के बारे में, जो 20,000 रुपये के आसपास आपको लोग की सैलरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग की जो सैलरी है वो 17,057 रुपये ही मात्र देखने को मिल रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को यहाँ 6 नंबर पॉइंट्स में बताया गया है, इन हैंड सैलरी आप लोग को 17,057 रुपये देखने को मिल रही होगी। अगर आपको यहाँ पे 17,057 रुपये की सैलरी कम लग रही है तो एक बार उन कर्मी के बारे में सोचिए जो कि प्राइवेट संस्थान के द्वारा वर्क करते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही या फिर ऑफिस बॉय का, किसी भी पोस्ट पे वर्क करते हैं, तो उनसे 10-10 घंटे या फिर 12-12 घंटे उनसे वर्क लिया जाता है। और अगर उनकी सैलरी की बात करें, ये रियलिटी है, अगर उनकी शुरुआती सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो 5,000 से 10,000 रुपये के बीच में उनकी सैलरी होती है और उनसे काफ़ी हार्ड वर्क लिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, एक्सपीरियंस के तौर पर उनकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन शुरुआती दौर की अगर हम लोग बात करें तो उनकी सैलरी 5 से 10,000 रुपये में भी वो लोग काफ़ी दिनों तक वर्क करते हैं, उसके बाद ही उनकी सैलरी इंक्रीज की जाती है। अगर आप भी वर्क करते तो आपकी भी तो 10% सालाना आपकी सैलरी इंक्रीज की जाएगी। उसके रिगार्डिंग भी 7 नंबर पॉइंट्स में आप लोग को यहाँ पे नोटिस दी गई है, जो अगर आप लोग का जो 10% सालाना वृद्धि की जाएगी आपकी सैलरी में, तो यहाँ भी आप लोग की सैलरी वृद्धि की जाएगी। लेकिन यहाँ पे 17,057 की अगर हम लोग बात करें तो ये कम नहीं है, काफ़ी अच्छी सैलरी है डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए। लेकिन तो यहाँ पे आप लोगों को सैलरी के लिए घबराना नहीं है, सैलरी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। एक बार आपको ज्वाइनिंग तो हो जाए तो उसके बाद सैलरी भी बढ़ेगी और सब कुछ होगा, तो आपको इसके रिगार्डिंग भी घबराना नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो बताया जा रहा है, यह प्रतिनियुक्ति योगदान स्वीकृति की तिथि 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। मतलब आप लोग का जो यहाँ पे ये जो जॉब है, मतलब कि यहाँ पे जो ये स्वीकृति दी गई है वो 1 वर्ष के लिए मान्य है, मतलब 1 साल के लिए है। लेकिन यहाँ पे भी आप लोग को घबराना नहीं है। जैसे उस विभाग द्वारा आपको कोई विपरीत तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो आपका सेवा काल स्वतः ही 60 वर्ष के लिए हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना हार्ड वर्किंग है, तो आपकी सेवा जो है वो 60 साल तक होने वाली है, घबराने की बात नहीं है। तो चलिए ये भी आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, 60 साल की नौकरी है तो आप इजीली आराम से कीजिए। यहाँ पे 11 नंबर पे पॉइंट पे आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ बताया जा रहा है डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा असंतोषजनक होने की स्थिति में, अगर आप लोग ठीक से वर्क नहीं कर पाते हैं तो अगर विभाग ये सूचना बेल्ट्रॉन को देती है तो बेल्ट्रॉन आप लोग को प्रतिस्थानित कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग को अच्छे ढंग से वर्क करना होगा। वैसे तो मुझे यहाँ पे यकीन है जितने भी 7,311 कैंडिडेट है बेल्ट्रॉन के लिए चयनित, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है और काफ़ी अच्छे स्किल है उनके पास, क्योंकि उन्होंने CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और उसके बाद साथ ही टाइपिंग टेस्ट और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट की बात करें और हिंदी टाइपिंग टेस्ट, दोनों में ही अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिखाए हैं और उसके तीनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके ही उस पैनल में अपना जगह बना पाया है। तो यहाँ पे उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है हार्ड वर्किंग करना, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग ही है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोग को अवकाश कितने दिनों को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है, आकस्मिक अवकाश में महिला संविदा कर्मी को तत्काल 2 माह तक मातृत्व अवकाश पूर्ण वेतन सहित स्वीकृत किया जाएगा, मतलब महिला के लिए बताया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है उस विभाग में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है जिस विभाग में 6 दिन का वर्किंग होता है, मतलब मंडे टू सैटरडे, काफ़ी सारे विभाग ऐसे होते हैं जिसमें मंडे टू सैटरडे वर्क करना होता है, तो 6 दिन का अगर आप लोग को वर्क करना पड़ता है तो अगर उस विभाग के लिए आप लोग को 1 साल में आप लोग 15 लीव ले सकते हैं, मतलब 15 छुट्टी आप लोग को मिल सकती है अगर आप लोग 6 डेज आप लोग का वर्किंग डेज है। अगर आप लोग का वर्किंग डेज 5 डेज है, मतलब आप लोग को मंडे टू फ्राइडे ही वर्क करना होता है, सैटरडे संडे वो ऑफिस क्लोज रहता है। अगर ऐसी विभाग में आप लोग की ज्वाइनिंग होती है तो वहाँ पे आप लोग को 1 साल में 12 दिनों का छुट्टी देखने को मिल जाएगा, मतलब 12 दिनों का अवकाश देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे ये आप लोग को जो लीव है उसकी रिगार्डिंग बताया गया है। साथ ही यहाँ बताया गया अतिरिक्त सभी रविवार एवं राजकीय अवकाश दे होगी, मतलब कि ये जो छुट्टी है, मतलब ये जो लीव है ये छोड़ के संडे है साथ ही नेशनल हॉलीडे है उस दिन आप लोग को लीव रहेगी, मतलब जैसे कि आप बताया जा रहा है रविवार एवं राजकीय अवकाश को आप लोग की छुट्टी होगी। तो यहाँ पे 13 नंबर पॉइंट्स में बताया जा रहा है जो आप सरकारी कर्मी नहीं है और आपको सरकारी कर्मी को जो लाभ मिलता है वो आप लोग को नहीं मिलेगा। ये तो होगी ज्वाइनिंग लेटर की बात, जिसमें आप लोग को डिटेल समझ में आ गया होगा जो क्या यहाँ पे सेवा एवं शर्त रखी गई है आप लोग की ज्वाइनिंग की रिगार्डिंग। ये पहले से भी रखी आ रही है और इसके रिगार्डिंग मैंने पहले ही वीडियो बना के आप लोग को अपडेट किया था और वही चीज़ यहाँ पे फिर से दोहराया गया है। ये जो सेकंड पेज है कुछ चीज़ें नई ऐड की गई है लेकिन बाकी वही चीज़ें यहाँ पे दोहराया गया है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग के जो प्रश्न है रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है तो क्या होगा। तो जैसा कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे
मैसेज आया था जो आप लोग की ज्वाइनिंग से रिगार्डिंग, उसमें आप लोगों से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे। तो उस डॉक्यूमेंट्स में आप लोग से रजिस्ट्रेशन स्लिप भी मांगा गया था। रजिस्ट्रेशन स्लिप वो होता है जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप लोग को जो फॉर्म प्रिंट आउट होता है वो ही आप लोग का रजिस्ट्रेशन स्लिप है। अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे एडमिट कार्ड हो गया तो आपको वहाँ पे उससे भी काम चल जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। साथ ही हम लोग बात करेंगे ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग भी होगी क्या, और ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग तो होना ही है, जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पे इससे पहले पिछले वाले वीडियो में बताया था। अगर वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। किसी भी जॉब के लिए जब आप एग्जाम देते हैं और वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ, सबसे अच्छा उदाहरण है आर्मी का। आर्मी में क्या होता है, सबसे पहले आप लोग को दौड़ क्लियर करना पड़ता है, रनिंग। अगर आप वो क्लियर कर जाते हैं उसके बाद आप लोग का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद आप लोग से एग्जाम लिया जाता है, तब आप क्वालिफाई कर जाते हैं। उसी तरह से बेल्ट्रॉन में आपसे सबसे पहले सीबीटी एग्ज़ाम लिया गया था, एग्ज़ाम के बाद आप लोग का इंग्लिश टाइपिंग लिया गया था, उसके बाद हिंदी टाइपिंग लिया गया था। इसके बाद आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इसके बाद जब आर्मी में ये सभी प्रक्रिया के बाद कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो क्या डायरेक्ट उनको पोस्टिंग कर दिया जाता है वर्क के लिए? नहीं, उसको पहले बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, जो आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया जाता है। उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है और पूरा डिटेल से ट्रेनिंग दी जाती है। 1 साल 6 महीने जितने भी दिन की होती है वो ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है। उसी तरह से किसी भी जॉब की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि बेल्ट्रॉन की, तो अगर आप लोग सीबीटी क्वालिफाई है, टाइपिंग क्वालिफाई है, आप लोग सेलेक्ट कर लिए गए हैं, लेकिन आप लोग को जब भी पोस्टिंग दी जाएगी तो आपको जिस भी विभाग में पोस्टिंग दी जाएगी और जिस भी विभाग में आपको जो वर्क करना है कंप्यूटर पर, जिस साइट पर आप लोग को वर्क करना है उसके रिगार्डिंग आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेनिंग आपको उसी ऑफिस में दे सकती है या उसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिस भी जारी कर सकती है, या आपके जो सीनियर वहाँ पे होंगे, जो प्रोग्रामर वहाँ पे पहले से वर्क कर रहे होंगे, वो आपको बताएंगे जो आपको किस तरह से किस साइट पे क्या वर्क करना है। तो इसके लिए भी आप लोग को घबराना नहीं है, जो क्या करना है, हम क्या करेंगे वहाँ पे जाके, तो उसके रिगार्डिंग आपको पहले बताया जाएगा पूरा डिटेल्स। तो ये आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर बातें होगी। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे जिन कैंडिडेट का लॉगिन नहीं हो रहा है वो क्या करें। तो जिन कैंडिडेट का अभी लॉगिन नहीं होना है, सबसे पहले उनको घबराना नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को घबराना नहीं है लॉगिन नहीं हो रहा है करके। सब यहाँ पे मेन बात ये है, जो अगर आपका 7311 कैंडिडेट में आपका नाम है तो आपकी ज्वाइनिंग होगी। 7311 कैंडिडेट तक का ज्वाइनिंग होगा। अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई है किसी भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण या कोई प्रॉब्लम होने के कारण, तो आप उसके रिगार्डिंग नोटिस जारी की जाएगी जो आपकी नई केवाईसी कब से शुरू होगी, कब करवाई जाएगी, या नहीं तो आप लोग को ऑफलाइन वहाँ बुला के आप लोग का केवाईसी, आप लोग के प्रेजेंटेशन में आप लोग की केवाईसी करवा दी जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है। बस आप लोग का जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज के हिसाब से आप लोग का ज्वाइनिंग ऑर्डर आती है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज के हिसाब से, तो उस समय आपको मैसेज आ जाएगा और आपको उसके रिगार्डिंग भी डिटेल्स या नोटिस जारी कर दी जाएगी और वो नोटिस आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे ज्वाइनिंग लेटर पटना से लाना होगा या फिर ईमेल पे आएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, आप लोग का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो पटना से ही लाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाना होता है वहाँ, और वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। उसके बाद ही आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर दी जाती है, जो आप लोग का नियोजन पत्र है वो दी जाती है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे जो वो क्या गुड न्यूज़ है, जहाँ पे 7311 कैंडिडेट तक का आप ज्वाइनिंग होगा। ये गुड न्यूज़ कहाँ से निकल के आ रही है, क्योंकि अभी तो कुछ एक कैंडिडेट, मतलब अभी तो काफ़ी कम कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो पाया है और ज्वाइनिंग रिलेटेड मैसेज भी गया है, लेकिन अब जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट का ज्वाइनिंग होने लग जाएगा। तो चलिए ये क्या नई नोटिस निकल के आई है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नई नोटिस जो निकल के आई है, विभागों में सीधे नहीं नियोजित होंगे IT मैन पावर। मतलब जो IT मैन पावर है विभाग में सीधे नियोजित नहीं होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो पहले क्या होता था, आउटसोर्सिंग माध्यम के हिसाब से जो भी पद रिक्त रहते थे विभाग खुद ही उस पद पे बहाली कर लेती थी IT मैन पावर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट भी यहाँ पे ये कह रही है, जो अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से जितने भी पोस्ट पे बहाली कर ली जाती थी वो बंद कर देना है। क्योंकि होता क्या था, जितने भी पोस्ट है उन पे विभाग खुद आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली कर लेते थे और जो भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में वो वेट करते ही रह जाते थे। तो इस पे रोक लगाने की मांग की गई है। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। और आप सभी कैंडिडेट जो बार बार कमेंट्स करते रहते, सर मेरा इतना रैंक है, कब होगा मेरा ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे आप सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है, जो आपकी ही नहीं 7311 कैंडिडेट तक की होगी ज्वाइनिंग। और कब तक होगी ये तो डिपेंड करता है जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, मतलब आप किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट प्रेफरेंस दिया और उस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसियाँ हैं, इस पे डिपेंड करता है जो आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। ये डिपेंड नहीं करता है जो आपका रैंक कितना है, आपका सीरियल नंबर कितना है, ये सब यहाँ पे डिपेंड नहीं करता। एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप लोग को बता देना चाहेंगे, जो कोई कैंडिडेट है
जिनका जो लास्ट से रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी सबसे लास्ट में है और रैंक भी उनका 7,000 के आसपास है। चलिए मान लेते हैं। और वो पोस्ट प्रेफरेंस दिए हुए हैं पटना, और पटना में ही आप लोग को लगभग 1,000 सीट पे वैकेंसी निकल के आ चुकी, मतलब 1,000 सीट पे अधियाचना मांगी गई है विभिन्न विभाग से। और पटना जो फर्स्ट नंबर में पोस्ट प्रेफरेंस दिए हैं जितने भी कैंडिडेट, उनकी संख्या मात्र अगर हम लोग मान ले 500 है, तो पहले इन सभी 500 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर किन की ज्वाइनिंग होगी? उनकी ज्वाइनिंग होगी जो सेकेंड पोस्ट प्रेफरेंस में पटना दिए होंगे, उनकी ज्वाइनिंग होगी। फिर किन की होगी? जो थर्ड पोस्ट में दिए होंगे उनकी ज्वाइनिंग होगी। और ये लास्ट में थे 7,000 नंबर पे, लेकिन पहले इनकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये डिपेंड करता है जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट खाली है, ये डिपेंड करता है आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। और ज्वाइनिंग आपकी जल्द ही होने वाली है। 7,311 कैंडिडेट तक का ज्वाइनिंग होगा। बहुत सारे विभाग में बहुत सारे सीट खाली हैं जिसके रिगार्डिंग अधियाचना भेजी जा रही है और भेजी जाएंगी। तो आप लोगों को कुछ दिनों का और वेट करना है, हो जाएगी ज्वाइनिंग आप सभी का। गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज की इस वीडियो में आप लोग का सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो चुका होगा और आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे ऑनलाइन व ऑफलाइन जितनी वैकेंसी आती है उसके बारे में डिटेल से नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो चलिए, धन्यवाद।